बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास वेरिएशन दो टाइप्स की हैं। एक हमारे पास है डायरेक्ट वेरिएशन एंड द अदर वन इज इनवर्स वेरिएशन। बहुत ही अगर हम सिंपल अल्फाज में इसकी डेफिनेशन करें तो डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन इज द टाइप ऑफ वेरिएशन जिसमें अगर आपके पास एक क्वांटिटी बढ़ रही है और उसके रीजन की वजह से, उसकी वजह से आपके पास दूसरी क्वांटिटी में भी बढ़ने वाला चेंज आ जाए। मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ने लग जाए, या फिर एक क्वांटिटी बढ़ रही है कम हो रही है और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी कम होने लग जाए, तो इस वेरिएशन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन कहते भी चेंज को है। हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमारे पास कोई चीज, किसी चीज में कोई चेंज आ रही है, इसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। इसका ऑपोजिट इनवर्स। इनवर्स वेरिएशन वो वेरिएशन होगी अगर एक आपके पास प्रॉपर्टी कम हो रही है, उसकी वजह से दूसरी प्रॉपर्टी बढ़ने लग जाए, या फिर एक प्रॉपर्टी बढ़ रही है जिसकी वजह से दूसरी प्रॉपर्टी कम होने लग जाए, इसको हम क्या कहते हैं? फिर इनवर्स वेरिएशन। जनरल एग्जांपल ले लें, पर मैथमेटिकल की तरफ भी आते हैं। जनरल एग्जांपल अगर हम ले लें, इफ यू गो फाइंड अ वेरिएशन बिटवीन फूड ले लें और एक अगर आपके पास वर्कर्स हैं, इन केस वर्कर्स के दरमियान और फूड के दरमियान अगर आप वेरिएशन ले लें, इन केस आपके पास 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स हैं और उनको आप लोग फूड बेचते हैं, क्वांटिटी है 10 बंदों का खाना बेचते हैं। अब जैसे ही आपके पास 10 बंदों का आप खाना भेज रहे हैं, जैसे ही आपके पास वर्कर की तादाद ज्यादा हो जाए, इन केस वर्कर की तादाद 20 हो जाती है, तो इसी तरह फूड को भी आप लोगों ने क्या करना पड़ा होगा? ज्यादा करना पड़ेगा। एक क्वांटिटी बड़ी है जिसकी वजह से आपके पास दूसरी क्वांटिटी में भी क्या आ गया? बढ़ने का चेंज आ गया। इसी तरह अगर हम वर्कर्स को कम कर लें, 5 हो जाएगा, तो फूड आपको फिर 10 बंदों का नहीं चाहिए, फूड आपको चाहिए 5 बंदों का। तादाद कम हुई वर्कर्स की, इस तरह फूड की क्वांटिटी भी कम हो गई। तो ये आपके पास क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। अगेन वर्कर्स की ले लें इनवर्स में, वर्कर्स का और अगर आप ले लें डेज का दरमियान वेरिएशन ले लें, इन दोनों का रिलेशन चेक कर लें। डेज का अगर आपके पास इनकेस 10 वर्कर्स हैं और एक काम आपके पास 10 दिन में हो रहा है, इसी तरह अगर मैं वर्कर्स की तादाद अब 20 कर दूं, तो अब मेरे पास 20 दिनों में काम नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? दिन कम लगेंगे। जिस तरह वर्कर्स की तादाद ज्यादा हो गई, अब मेरे पास 5 दिनों में वो काम हो रहा है। अब ये वेरिएशन क्या कहलाता है? हमारे पास इनवर्स वेरिएशन कहलाता है। रीजन, हमने एक चीज बढ़ा दिया और दूसरी चीज उसकी वजह से क्या हो गई? कम हो गई। तो ये आप लोगों के पास बेसिकली दो चीजें हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। ना मैथमेटिकली अगर हम बात करें और हम जो चैप्टर पढ़ना है 3.1 एक्सरसाइज जो हमने करना है, उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं। इन केस हम लोग वेरिएबल्स में बात करेंगे, एक्स और वाई। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसके लिए हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन यूज करते हैं इस फॉर्म में। और अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान इनवर्स वेरिएशन है, तो फिर हम लोग लिखते हैं इसको इस फॉर्म में, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब आप लोगों ने क्या लिखना है? 1 by y लिखना है, सिर्फ डायरेक्टली रिलेशन नहीं लिखना। डायरेक्ट रिलेशन में आप इस तरह इनको आमने सामने लिखते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन तो खैर दोनों में यूज होगा, लेकिन इनवर्स में क्या हो जाएगा? 1 by y आ जाएगा। इसी तरह आपके पास प्रोपोर्शनलिटी के जो है पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो हम इसलिए जब भी प्रोपोर्शनल के साइन की जगह इक्वल लगाते हैं, यहाँ आपके पास एक कांस्टेंट लगाया जाता है, के, कोई भी और कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, हम यूजुअली के यूज करते हैं। इसी तरह इनवर्स में भी आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं, आप क्या लगाते हैं? के बाय वाई। तो ये बेसिकली इस तरह के हम लोगों ने क्वेश्चंस इसमें करने हैं। डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। The first question of exercise number 3.1 is about ratios. हमारे पास दो रेशोज हमें दिए हुए, एक है 5:7 और दूसरा है 151:208। हमें ये पूछ रहे हैं कि विच इज द ग्रेटर रेशो। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप लोग को बेसिकली पता होगा। रेशो हमारे पास यूजुअली क्या होती है? डिवीजन कंसिडर की जाती है। 5/7, 5:7 को हम लोग क्या लिखते हैं? 5/7 फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप 5 को 7 पे डिवाइड कर लें, बेसिक इसको कैलकुलेशंस में कर लें, हमारे पास आंसर आता है 0.71। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.71। इसी तरह अगर आप दूसरा रेशो ले लें 151:208 और इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, अगेन रेशो कैन बी चेंज इनटू डिवीजन फॉर्म में चेंज कर लें और इसको फाइंड कर लें, ये आता है हमारे पास 0.72। डिवीजन आप लोग कर लें साइड पे। आंसर आप
ये कोई इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, आपने बेसिक इसमें सिर्फ देखना है कि कौन सा इसमें ग्रेटर है। तो ऑलरेडी आप आंसर से प्रूव कर सकते हैं 0.71 एंड 0.72। सो विच वन इज द ग्रेटर वन? द सेकंड वन, 151:208 इज द ग्रेटेस्ट रेशो। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अच्छा, मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अब ये रेशोस के बारे में दोबारा है। क्वेश्चन है गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स्ड इन अ रेशो ऑफ 7:4। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई जो भी चीज है उसमें ज्वेलरी वगैरह है जिसमें गोल्ड 7 एंड सिल्वर 4, अगर ग्राम से बात करें तो 7 ग्राम गोल्ड होगा तो सिल्वर कितना होगा उस हिसाब से 4 ग्राम्स होगा। इस रेशो में 7:4 में उसमें हमने मिक्स किया हुआ है गोल्ड और सिल्वर को। अब ये लोग पूछ रहे हैं, अगर क्वेश्चन आगे देखें, इफ 36 ग्राम ऑफ सिल्वर इज यूज्ड इन एनीथिंग, जो भी है ज्वेलरी है, इंस्ट्रूमेंट है, जो भी है, हाउ मच गोल्ड इज यूज्ड। अगर 7:4 इस रेशो को जहन में रखना है, अगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 36 ग्राम सिल्वर यूज हो रहा है तो हमने ये मालूम करना है कि इसमें गोल्ड कितना यूज होगा। हमने उस गोल्ड को x ग्राम दे दिया। अब इसी रेशोज हैं, ये दोनों रेशोज आपस में सेम है तो हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन यूज करते हैं। एक रेशो हमें दिया हुआ है 7:4 और ये प्रोपोर्शनल ले लेते हैं जो दूसरा रेशो है विच इज x:36। 36 सिल्वर यूज हो रहा है, x हमने मालूम करना है कि कितना गोल्ड यूज हो रहा है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में चीज पढ़ी हुई है, आई थिंक होपफुली याद होगी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जब दो रेशोज प्रोपोर्शनल हो तो हम लोग ये लेते हैं कि इन दोनों, ये जो दरमियान में दो नंबर्स है इसको मीन्स कहा जाता है और लास्ट में प्रोपोर्शनल के जो दो नंबर है इसको एक्सट्रीम्स कहा जाता है। और फॉर्मूला ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x एंड इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 36। ये आपस में बिल्कुल सेम होंगे। ये हमारे पास एक तरीका, एक मेथड है। आगे देख लें इसके कैलकुलेशन को। 4x अपनी जगह पे रिमेन रहेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 36 वी गेट 252। नाउ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा एंड वी विल गेट 252 डिवाइडेड बाय 4 एंड द आंसर यू गेट इज 63। तो x हमने क्या लिया था, स्टार्ट में हमने एज्यूम किया था x इज द नंबर ऑफ गोल्ड या फिर वैल्यू ऑफ द गोल्ड, कि हमने गोल्ड कितना यूज करना है अगर 36 ग्राम सिल्वर यूज हो रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 63 ग्राम। तो आप लिखेंगे जो न्यू इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, जो न्यू ज्वेलरी बन रही है उसमें कितना गोल्ड चाहिए होगा, 63 ग्राम्स गोल्ड हमें चाहिए होगा फॉर द रेशो ऑफ 36 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप बुक की तरफ देख रहे हैं, डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 ऑफ अ फैक्ट्री अमंग 3 पार्टनर्स इन रेशो 5:8 5:12। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास जिनकी प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट जो है एक फैक्ट्री की वो ₹40,000 है। अब हमने इनके इस रेशो में 5:8 5:12 मतलब एक पार्टनर के 5 हिस्से हैं, दूसरे के 8 हैं, तीसरे के 12 हिस्से हैं। हम लोगों ने इस 40,000 को इन रेशोज में इन सब पार्टनर्स तक पहुंचाना है। तरीका इसका क्या होता है, तरीका हमने ये करना है कि आपके पास सबसे पहले हमने मालूम करने के टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल रेशोस कितने हैं। आपको जो गिवन रेशो है 5, 8, 12, हम इन सबको प्लस कर लेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25। अब इन 25 में से पहले पार्टनर के कितने हिस्से हैं 5, दूसरे पार्टनर के कितने हिस्से हैं 8 और तीसरे पार्टनर के कितने हिस्से हैं 12 और टोटल अमाउंट हमारे पास 40,000 है। तो मेथड इसका ये होगा, फर्स्ट पार्टनर के जिसके 5 हिस्से हम लोग लिखेंगे 5, इसके जितने हिस्से बनते हैं 25 में से टोटल जितने रेशोज हैं उस पर डिवाइड कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे द टोटल अमाउंट जो हमारे पास है 40,000 रुपीज। 25 और इसको कैंसिल कर लें, वी गेट 1600। ठीक है जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1600 इफ यू चेक आपके पास आ जाएगा 8,000। तो पहला जो बंदा है हमारे पास, जो फर्स्ट पार्टनर है, उसकी कितनी प्राइस हुई, उसका प्रॉफिट कितना हुआ 8,000। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्टनर, प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर। अब सेकंड पार्टनर आप देख लें रेशो में आपको दिया हुआ, उसके कितने हिस्से हैं, उसके हमारे पास बनते हैं 8 हिस्से हैं, कितनों में से 25 में से। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी कर लेंगे, 25 1 are 25 and 25 1600 are 40,000। ठीक है जी, अब इस पार्टनर के लिए हम 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास सेकंड पार्टनर का भी जो टोटल प्रॉफिट है वो आ जाएगा, विच वी गेट 1 2 12,800। ये हो गया इस सेकंड पार्टनर का जो प्रॉफिट है 40,000 में से। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड वन, द थर्ड पार्टनर। अब थर्ड पार्टनर के हमारे पास कितने हिस्से हैं 12 हैं, 12 आउट ऑफ 25 इसका प्रॉफिट का जो शेयर है वो इतना है। तो सेम प्रोसेस अगेन इसके लिए भी करेंगे,
and the answer we get is rupees how much 19,200. सही है। तो ये हो गया आपके पास 40,000 को हम लोगों ने हर पार्टनर के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में उनको तकसीम कर दिया। Which is the required answer of this question. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हमें दो रेशोज दिए हैं जो आपस में इक्वल हैं या फिर प्रोपोर्शनल है। एक ही बात लेंगे हम इसको। 11 रेशो x माइनस 1 एंड 22 रेशो 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी इसको यूज भी किया ये मेथड इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, कि अगर हमारे पास दो रेशोज प्रोपोर्शनल हो विच मीन्स इक्वल हो तो हम इनके मीन्स का मल्टीप्लिकेशन और इनके एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स 22 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 27। अच्छा जी, 22 चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 22। 11 1s are 11 and 11 2s are 22। Moving on next, आपके पास आ जाएगा x minus 1 is equal to 27 divided by 2 which you get 13.5। x यहाँ पे माइनस है, उस साइड पे शिफ्ट कर लें इसको, we will get 13.5 plus 1 which is answer is and the required answer is 14.5। तो ये आपके पास x की वैल्यू मालूम करने का तरीका हो गया। सिंपल सा मेथड है, हम लोगों ने यही मेथड यूज करना है जब भी दो प्रोपोर्शनल हम ले लेते हैं, दो रेशियोज को इक्वल ले लेते हैं, प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, हम इसके मीन्स की मल्टीप्लिकेशन और इसके एक्सट्रीम्स के मल्टीप्लिकेशन को इक्वल ले सकते हैं, और यही चीज हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी यूज कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बुक की तरफ अगर आप देख लें, देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। अब हमने जो डायरेक्ट वेरिएशन स्टार्ट में पढ़ा उसकी तरफ आ जाते हैं। हमें दिया हुआ है कि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई, तो आप लिखेंगे एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए आपको मैंने बताया इसी तरह लिखा जाता है, जब इनवर्स होगा तो फिर हम लोग लिखेंगे 1 बाय वाई। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज जब हमारे पास x की वैल्यू 7 होती है तो y की वैल्यू 49 होती है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू 7 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, 49 होगी। अब दो पार्ट्स आपको दिए हैं, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 100। इसकी तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को जो हमने लिखा हुआ है, हमारे पास जब भी प्रोपोर्शनल के साथ हम इस सवाल को हल नहीं करते, हम इसको इक्वल में चेंज करेंगे, और जब भी हम इक्वल में बात करते हैं, अगेन जैसे आपको मैंने कहा प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद का बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है इन इक्वेशन की, इन दोनों के दरमियान रिलेशन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करेंगे के। नाउ सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि सबसे पहले हमने इस कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू मालूम करनी है। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग देखें y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगली साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, इसको दरमियान में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू k। नाउ हमें दिया हुआ है कि इफ इक्वेशन में हमें दिया हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू 7 तो y इज इक्वल टू 49। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ये हमें दो वैल्यूज लाजमी दी होंगी इन्होंने क्वेश्चन में, जहां पर आपको दोनों आंसर्स दिए होंगे उन दोनों को आपने यूज करना है इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू मालूम करने के लिए। उसके बाद आप इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बाद में हल करेंगे। तो जहां पर आपको दोनों वैल्यूज मौजूद हैं इनको आपने यूज करना है k की वैल्यू को मालूम करने के लिए। हमारे पास है k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय वाई। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगेन 49, 49 डिवाइड बाय 49, हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है 1। अब हमारे पास चूंकि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ गई है, अब इस वैल्यू को हम यूज करके बाकी सारी जो वैल्यूज है उसको फाइंड कर सकते हैं। इस रिलेशन को हम लोगों ने याद रखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय वाई। अब आ जाए जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन मांगे पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, उसकी तरफ आ जाए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 9। हमने y की वैल्यू मालूम करनी है जब x की वैल्यू क्या हो, 9 हो। अच्छा, अभी हमने रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 यूज किया। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k y। सही है, अब इसी इक्वेशन को देख लें, इसी रिलेशन को देख लें। हमें k की वैल्यू मालूम है, हमें x की वैल्यू मालूम है, हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। k की वैल्यू की जगह हम 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू की जगह हम लोग 9 पुट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 9 स्क्वायर इज इक्वल टू k की वैल्यू अभी हमने मालूम की थी 1 मल्टीप्लाई बाय y। 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 एंड y मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू y। ये आपके पास आ गया पार्ट फर्स्ट का आंसर। y की वैल्यू क्या आ गई 81। इसी तरह सेकंड पार्ट को देख लें। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड x, x की वैल्यू मालूम करनी है जब y की वैल्यू क्या हो 100 हो। सेम प्रोसेस इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाई कर लें। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k y। वैल्यूज पुट कर लें, एक्स स्क्वायर की जगह कोई वैल्यू नहीं है, हमने इसको फाइंड करना है। k की जगह 1 एंड y की जगह 100।
क्या आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 100, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो क्या ले लेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट्स ले लेंगे और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 10, यहाँ पर प्लस 10 लिख लें, कोई इतना प्रोसेस में नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास दोनों पार्ट्स का आंसर हो गया। ठीक है जी। मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम तकरीबन क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इसमें इनवर्स वेरिएशन की बात की गई है। देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हमारे पास एक्स और वाई के दरमियान कौन सी वेरिएशन है, इनवर्स है। तो हम लोगों ने इस फॉर्म में इसको लिखना है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वाई। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हेन x is equal to 4, y is equal to 24, find y when x is equal to 12 and find x when y is equal to 24। ओके, दो जगह अगेन हमें दो वैल्यूज दी हुई होंगी। सबसे पहले इधर से हम लोगों ने प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव कर देना है, हमारे पास आ जाएगा k बाय y। ठीक है, k बाय y, अगेन यहाँ से k की वैल्यू हमने मालूम करनी है, उसके बाद ही हम लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मालूम कर सकेंगे। y यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई k की, k इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y। नाउ जब x की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है, जब x की वैल्यू 4 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, 24 होती है हमारे पास। ठीक है जी। अब ये वैल्यूज पुट कर लें, हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू x की जगह 4, y की जगह 24 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 24 यू गेट k इज इक्वल टू 96। ये k की वैल्यू आ गई। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 96। अब यही वैल्यू और जो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में हमें x और y की वैल्यू दी हुई है वो यूज करना है द अदर टू वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए। पार्ट फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 12। हमने x की वैल्यू दी हुई है 12 और हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। सिमिलर हमें k की वैल्यू भी मालूम है। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे दो। ओके, इसको चले इधर 1 यूज किया, इसको इस तरह 1 लिख लेते हैं रोमन के बजाय। 1 इम्प्लाइज 1 है x इज इक्वल टू k बाय y। हमने x की वैल्यू तो ऑलरेडी मौजूद है, x इज इक्वल टू k बाय y हमारे पास है। x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो है 12। k की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 96 एंड डिवाइडेड बाय y हमने मालूम करना है। मूविंग ऑन, यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 96 एंड y मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12y इज इक्वल टू 96। सही है। अब हमें 12y की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। तो 12 को उधर शिफ्ट कर लेंगे, यू विल गेट y इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस इम्प्लाइज, अगर आपको 12 का टेबल आता है तो 12 किस टाइम आ जाएगा, 8 टाइम हमारे पास आता है 96। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8। ये हो गया हमारे पास पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब पार्ट सेकंड की तरफ देख लें। सेकंड पार्ट इज फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। अब 24 y की वैल्यू, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। अगेन k हमारे पास मौजूद है, k इज इक्वल टू 96। इक्वेशन नंबर 1 हम दोबारा ले लेते हैं। हमारे पास था x इज इक्वल टू k बाय y। ठीक है, वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर लें। x अपनी जगह पे रहेगा, हमें मालूम नहीं, इसको फाइंड करना है। k की जगह हम लोग पुट कर लेंगे 96 एंड y की जगह लिख लेंगे 24। 24 1s are 24 एंड 24 4s are 96। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके साथ आपका जो सिलेबस में जो है क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक ही हैं। तो इसके साथ आप लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंक्लूड हो जाता है। इसके साथ वीडियो पे भी कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।